साथियों, मैं शैल प्रकाश वर्णवाल, चेयरमैन एचबीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, आप सभी साथियों का एचबीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम अकाउंटिंग के अगले चैप्टर्स में आपको अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में समझाने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं। अपने अपने डायरी को, नोटबुक को निकाल लीजिए और इसको नोट्स करने का पूरा प्रयास कीजिए, ताकि और बेहतर तरीके से आपका नोट्स भी कंप्लीट हो और आप इसको कहीं पे भी आसानी से यूज भी कर सके और उसे याद भी अच्छे से कर सके। साथियों, आपको बता दें, यदि आप हमारा ऑफलाइन क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप हमारे ऑफलाइन क्लासरूम के पूरी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और वहां आप जाकर के आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, अकाउंट्स के बारे में और हम अकाउंटिंग के उस चैप्टर्स के तरफ आपको ले चलते हैं। साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको हम बतलाएंगे व्हाट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर का मतलब होता है देनदार। देनदार कौन है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। आगे हम चर्चा करेंगे व्हाट इज डेबिटर, यानी लेनदार किसे कहते हैं, डेबिटर किसे कहते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल्स ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस करने का क्या मॉड्यूल्स है, व्यापार किस तरह से किया जाता है, आप कैसे मार्केट में अपना छाप छोड़ेंगे कस्टमर के बीच में, वो सारी चीज हम आपको इस चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इस सारे टॉपिक्स को और सीखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हम आए हैं, आपको सबसे पहले यहाँ बतलाएंगे व्हाट इज क्रेडिटर, देनदार किसे कहते हैं, उस चैप्टर्स के लेवल में। और आपको हम यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में बेहतर तरीके से एग्जांपल्स में भी एक्सप्लेन किए हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्रेडिटर है क्या। द पर्सन और पार्टी हु इम्पोर्ट द बेनिफिट्स इज सेड टू बी क्रेडिटर। वह व्यक्ति जो कोई भी सामान या रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा होता है, वह देनदार कहलाता है। यानी वैसा व्यक्ति जो अपने पास में कोई सामान रखा हुआ है, वह सामान किसी दूसरे को दे रहा होता है, तो जो देने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति क्रेडिटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वो एक सप्लायर, अब मान लीजिए एक कस्टमर है और एक सप्लायर है। जब भी अकाउंटिंग की बात आएगी तो अकाउंट्स दो व्यक्ति के बीच में होगी, एक कस्टमर होंगे, एक सप्लायर्स होंगे। तो जो सप्लायर होंगे वह क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि क्रेडिटर जो है वह देने का काम करता है और सप्लायर भी यहाँ पर देगा, तो सप्लायर क्रेडिटर हो जाता है। जैसे देखिए, आपके सामने में एक सेठ जी हैं सप्लायर, और इन्होंने अपने कस्टमर को सामान देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये सेठ जी हैं सप्लायर, वह हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। तो ये आपका समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति होगा और वो कोई भी सामान या कोई भी रुपया किसी को देगा तो वह देने वाला व्यक्ति क्रेडिटर कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्रेडिटर से आगे क्या है। तो आपको आगे का जो चैप्टर है व्हाट इज डेबिटर, लेनदार किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको समझा दें, द पर्सन और पार्टी हु रिसीव्स द बेनिफिट्स इज सेड टू बी अ डेबिटर। वह व्यक्ति जो कोई भी सामान या रुपया किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त कर रहा होता है, लेनदार कहलाता है। यानी वह व्यक्ति जो किसी से सामान प्राप्त कर रहा होता है, यानी आप पीछे देखें कि वो दे रहा होगा और यहाँ पे प्राप्त कर रहा होगा, ले रहा होगा, तो वह व्यक्ति डेबिटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, हम जब एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर, आप कस्टमर जो ग्राहक होते हैं वह ग्राहक हमारा डेबिटर कहलाता है। जैसे देखिए, वही एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लिए हैं। सेठ जी जो है वह अपने कस्टमर को सामान देने का काम कर रहे हैं, कस्टमर जो है उस सामान को प्राप्त कर रहा होता है, उस सामान को ले रहा होता है, तो वहां पे कस्टमर जो है एक डेबिटर के तौर पर जाना जाएगा हमारे अकाउंटिंग्स के चैप्टर में। तो आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा सप्लायर है वह क्रेडिटर कहला रहा है और जो हमारा कस्टमर है वह डेबिटर कहलाता है अकाउंटिंग के चैप्टर्स में। तो इस बातों को बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा और अपने डायरी में भी मेंशन कर लीजिएगा, माइंड में भी सेट कर लीजिएगा। चलिए हम अगला चैप्टर्स को देखते हैं। तो साथियों, अगला हमारा चैप्टर है, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मॉड्यूल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने का क्या मॉड्यूल्स है, बिजनेस करने का क्या तरीका है, वो हम आपको यहाँ पे बतलाएंगे। मॉड्यूल्स ऑफ बिजनेस, तो पहला तरीका है आपका परचेज सिस्टम।
यानी जो सामान जब तक आप खरीद करके लाइएगा नहीं, तब तक तो आप कोई बिजनेस कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले मार्केट से सामान खरीद करके लाना होगा। वह सामान खरीदने की प्रक्रिया को हम लोग परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला है हमारे पास सेल्स एंड मार्केट सिस्टम। अब सामान खरीद करके दुकान में ले आए, अब उस सामान को मार्केट में बेचेंगे कैसे, बेचने का क्या क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कि कस्टमर एक बार खरीद के आपके यहाँ सामान ले जाए तो फिर दोबारा खुद भी आए और अपने साथ में कुछ कस्टमर्स को भी लेकर के आए। तो वह तरीका आपके अंदर जो अचीवमेंट्स होगा वह आपका सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम के दायरे में आएगा। आप अपने सामान को सेल्स कीजिए और अपना मार्केट एक अच्छा सा तैयार कीजिए ताकि आप अच्छे से भविष्य में भी बेच सके सामानों को। अगला है आपके सामने में 3 नंबर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। आप कोई भी सामान खरीद करके लाए और उसको बेच दिए, तो उसके बाद आपके दुकान में वर्तमान में कौन सा सामान बचा हुआ है, कुछ सामान ज्यादा बिक गया तो खत्म हो गया होगा, कुछ अभी रखा हुआ होगा, तो वो सारा हिसाब किताब आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो आपका अगला है वो है 4 नंबर में प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको यह देखना होगा कि कोई सामान आप खरीद करके लाए हैं तो उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। आपका कोई सामान ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपायर होने वाला है और बहुत सारा आपके दुकान में रखा हुआ है तो उसको आप जल्दी से निकाल करके बेचिए। तो ये सारे चीज का हिसाब किताब यानी बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है, ये टोटल चीज आपका प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है। कोई भी आप देखे होंगे सामान पर कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह सब लिखा होता है। कोई दवाई ले लीजिए उस पर भी रहता है। आजकल का हर सामान जो पैकेजिंग होता है उस सब में ये चार चीज बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर डेट, टोटल चीज आपका वहां पे मेंशन किया गया होता है जो आपका प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारे पास है 5 नंबर में पेरोल सिस्टम। अब मान लीजिए आप एक बिजनेस खड़ा किए हैं और बिजनेस में काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे स्टाफ है, तो स्टाफ तो वैसे खटेंगे नहीं, उनको कुछ तनख्वाह चाहिए। तो वो तनख्वाह जो आप दीजिएगा, जो उसका सैलरी आप अपने स्टाफ को पे करिएगा, वह सैलरी पेरोल सिस्टम के अंतर्गत आपको अकाउंट्स में मेंशन करना होगा, टैली में आपको मेंशन करना होगा। या फिर आप कोई रूम रेंट पे कर रहे होते हैं तो वहां पे भी आपको पेरोल सिस्टम में अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। ये सब तरीका है। पेरोल सिस्टम में आपको स्टाफ को जो सैलरी देते हैं उसमें छुट्टी होता है, तो छुट्टी में भी आप वो छुट्टी कर दिया ज्यादा तो उसका सैलरी आप डिडक्ट करिएगा। तो टोटल हिसाब किताब आप पेरोल सिस्टम में आसानी से कर सकते हैं, मैन्युअली आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है अकाउंटिंग सिस्टम, 6 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आप जो सामान परचेज करके लाए उस सामान को बेच दिए, हो सकता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने में आपको कुछ सामान एक्सपायर भी हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, तो उसको भी आप छांट दीजिए लेकर के। तो अब सैलरी देना होगा स्टाफ को, रूम रेंट पे करना होगा। ये टोटल चीज खर्च करने के बाद आपका अपना क्या बच रहा है, बेनिफिट्स क्या हो रहा है, या फिर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ये टोटल चीज आपका अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत मैनेज होगा। और अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके अकाउंट से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए। जब आप किसी भी चीज का लेखा जोखा रखते हैं तो वहां पर अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये हमारा चैप्टर्स था जिसमें आज आपको हम इस चैप्टर्स में बतलाने जा रहे थे, और इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आपको और भी टॉपिक्स बतलाएंगे। चलिए, तो साथियों आपको हमारा ये अकाउंट्स का वीडियो कैसा लगा, ये ऑनलाइन क्लास में आप कितने बेहतर तरीके से समझ पाए, आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। हम आपसे पुनः मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।